हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन वेब पर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का जो टॉपिक हम लोग कर रहे थे, बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार, उसका पार्ट 2 आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले की वीडियो में आप लोगों ने पार्ट 1 पे चर्चा कर लिया था और ये उसका आज आगे का पार्ट है, पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे मीर जाफर सिराजुद्दौला की सेना का नेतृत्व करता है और वो षड्यंत्र करता है, जिसके वजह से सिराजुद्दौला जो वो युद्ध में हार जाता है। और जैसे ही वो अपनी जान बचा के भाग रहा होता है तो मीर जाफर के बेटे मीरन ने उसकी हत्या कर दी। तो मीर जाफर के बेटे द्वारा हत्या करने पर वहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है सिराजुद्दौला की, और उसकी कहानी जो वहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब देखते हैं मीर जाफर कैसे अंग्रेज़ों ने उसको नवाब बनाया। तो मीर जाफर को अंग्रेज़ों ने मीर जाफर को अंग्रेजों ने बंगाल का नया नवाब नियुक्त किया। इसने अंग्रेजों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति देती। जब मीर जाफर बंगाल का नवाब बनता है तो ये अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुफ्त व्यापार करने की अनुमति जो है वो प्रदान कर देता है। उसके बाद कलकत्ता में 24 परगना की जिम्मेदारी भी अंग्रेज को मिल गई और साथ ही ब्रिटिश व्यापारियों एवं अधिकारियों को निजी व्यापार पर भी कर से मुक्त कर दिया गया। मीर जाफर के द्वारा अंग्रेज़ों को जो कलकत्ता में 24 परगने थे उसकी भी जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, और जो वहाँ पर अधिकारी होते हैं उनके जो निजी व्यापार करते हैं, और ब्रिटिश व्यापारी एवं जो उनके अधिकारी थे उनके निजी व्यापार पर भी कर उनको मुक्त कर दिया गया कर से। इसके अलावा मीर जाफर ने अंग्रेज़ों को नजराने एवं हर्जाने के रूप में 17.5 लाख रुपए अदा किए। तो मीर जाफर से अंग्रेज क्या क्या प्राप्त करता है? बिहार, बंगाल और उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति, फ्री बिना टैक्स के व्यापार की अनुमति प्राप्त कर लेता है। कलकत्ता के पास 24 परगने की जिम्मेदारी अंग्रेज को मिल जाती है, और साथ ही ब्रिटिश व्यापारी एवं अधिकारियों को निजी व्यापार पर भी कर मुक्त कर दिया जाता है। इसके अलावा मीर जाफर अंग्रेजों को नजराने एवं हर्जाने के रूप में 17.5 लाख रुपए अदा करता है। मीर जाफर के बाद अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया, और मीर जाफर जैसे ही नवाब बनता है उसने 2 महत्वपूर्ण कार्य किए। पहला तो उसने ये किया कि अधिकारियों के साथ उसने नौकरशाही का पुनर्गठन किया और सेना में सुधार किया। दूसरा, अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित किया। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी वो कहाँ स्थापित की थी? उसने तो मुंगेर में स्थापित की थी। तो मुर्शिदाबाद से ये हटा करके मुंगेर में स्थापित कर लेता है अपनी राजधानी, और सेना में ये सुधार करता है। उसने व्यापार में कंपनियों द्वारा की जाने वाली अनियमितताओं के विरुद्ध कदम उठाना शुरू किया और शाही फरमान के व्यक्तित्व उपयोग का कड़ा विरोध किया। जो शाही फरमान जारी किए गए थे उसका व्यक्तिगत तरीके से इस्तेमाल किया जाता था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे उसके व्यापारियों और अधिकारियों के द्वारा, तो उसका मीर कासिम ने कड़ा विरोध किया था। अंग्रेज मुक्त व्यापार को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे, और यह बात जब मीर कासिम को पता चली तो उसने एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए भारतीय व्यापारियों को भी कर मुक्त व्यापार करने की आज्ञा दे दी। जब मीर कासिम को ये बात पता चलती है कि जो अंग्रेज है वो मुक्त व्यापार करना अपना अधिकार समझते हैं, तो उसने क्या किया कि जो भारतीय व्यापारी थे उसको भी कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति मीर कासिम ने दे दी। और ये सारी चीज़ें जब मीर कासिम के द्वारा की गई तो अंग्रेज़ों को ये बात अच्छी नहीं लगी, और उसने क्या किया, मीर कासिम के साथ उसने युद्ध कर दिया। तो अंग्रेज़ों के हाथों पराजित होने के बाद मीर कासिम जो है अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास शरण लेता है, और यहीं पर मीर कासिम, शुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बीच एक संधि होती है, और 12 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। यह युद्ध अंग्रेजों की जीत होती है। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत होती है और तीनों शासक पराजित होते हैं। जो अवध का नवाब और बंगाल का नवाब और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, इस तीनों को ये तीनों एक साथ थे, और जो अंग्रेज थे वो इन दोनों के बीच में युद्ध हो रहा था, अंग्रेज और तीनों नवाब के साथ। तो क्या होता है कि अंग्रेज इसमें जीत जाते हैं और तीनों नवाब जो है इसकी हार होती है। तो यही बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1764 में लड़ा गया था। यहाँ से भी अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कि बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? तो 1764 में बक्सर की जो लड़ाई थी वो अंग्रेज और तीनों नवाब के साथ हुई थी, जिसमें बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय शामिल थे।
1765 में युद्ध के बाद जो रॉबर्ट क्लाइव होता है वो दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर लौटता है और उसने मुगल शासक से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। जब ये रॉबर्ट क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बन के लौटता है तो उसने मुगल शासक से बंगाल, बिहार और जो उड़ीसा थी उसकी दीवानी प्राप्त कर लेता है। नवाब की सेना भंग कर दी जाती है और बंगाल में एक नायब सूबेदार का प्रावधान किया जाता है और मोहम्मद रजा खान को बंगाल का पहला नायब सूबेदार नियुक्त किया जाता है। और यहाँ से प्रश्न आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं कि मोहम्मद रजा खान को किसने बंगाल का नायब सूबेदार नियुक्त किया था, तो ये रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। और इस तरह से भी पूछे जाते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव ने किसे बंगाल का नायब सूबेदार नियुक्त किया था, तो मोहम्मद रजा खान को किया था। नेक्स्ट है 1765 में क्लाइव बंगाल का गवर्नर बनकर वापस आया और उसने मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब के साथ संधियां की। इसने 2 संधियां की, एक अवध के नवाब के साथ और दूसरा शाह आलम द्वितीय के साथ। शाह आलम के साथ जो संधि उसने की थी उसके तहत शाह आलम द्वितीय कंपनी के संरक्षण में आ गया। अब जो शाह आलम था वो कंपनी के अधीन हो जाता है, कंपनी के संरक्षण में आ जाता है और उसे इलाहाबाद और काड़ मुगल शासक को सौंपने होते हैं, अवध के नवाबों को। इस संधि के द्वारा बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी गई। इसके लिए कंपनी द्वारा बादशाह को वार्षिक 26 लाख रुपए का भुगतान करना निर्धारित किया गया था। और 26 लाख रुपए जो है ये बिहार, बंगाल और उड़ीसा की जो दीवानी प्राप्त की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसके बदले में 26 लाख रुपए वार्षिक जो है वो देना था, भुगतान करना था बादशाह को। अंग्रेजों को दीवानी के अधिकार और बंगाल में राजस्व प्रशासन पर पूरा नियंत्रण प्रदान कर दिया गया इस संधि के तहत जो शाह आलम के साथ हुई थी। अब दूसरा है अवध के नवाब के साथ जो संधि की गई थी। इसके अंतर्गत नवाब को इलाहाबाद एवं कोरा, शाह आलम द्वितीय को और कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को 50 लाख रुपए युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में देने थे इस संधि के तहत। तो अवध के साथ जो संधि हुई थी इसके अंतर्गत नवाब को, जो अवध का नवाब था, उसको इस शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद और कोरा देना था और कंपनी को 50 लाख रुपए युद्ध के क्षतिपूर्ति के रूप में देना था अवध के नवाब को। तो ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है और इसके आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे अंग्रेज़ों ने फिर बंगाल पे अपना अधिकार स्थापित किया और वहाँ से उसने फिर शासन करना शुरू किया और कैसे उसने बंगाल को या पूरे हिंदुस्तान पे अपना अधिकार प्राप्त किया और यहाँ से माल और यहाँ से अच्छे मुनाफे इकट्ठा किया और उसे इंग्लैंड भेजता रहा और यही मंशा उसकी आखिरी तक चलती रहती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।